हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं की गणित में हम पढ़ते हैं 2.3 का इंट्रोडक्शन। 2.2 तक हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.3 का इंट्रोडक्शन। तो 2.3 के इंट्रोडक्शन में है बहुपदों का गुणनखंड। क्या है? बहुपदों का गुणनखंड। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, बहुपदों के गुणनखंड हमें क्या मिलेगा? इस प्रश्नावली में एक बहुपद मिलेगा, हमें उसके गुणनखंड निकालने होंगे। एक बात। दूसरा सवाल क्या आएगा? इसमें दूसरे प्रकार के सवाल आएंगे कि हमसे पूछा जाएगा, आपको एक बहुपद दिया रहेगा और एक और छोटा सा बहुपद दिया रहेगा। हमसे पूछा जाएगा क्या ये छोटा बहुपद इस बड़े बहुपद का एक गुणनखंड है ना? तो इस प्रकार के हमें सवाल आएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? बहुपद के गुणनखंड निकालेंगे। वो अपन एक सवाल उठाएंगे, उसी से सीखेंगे। दूसरी बात आती है कि यदि हमें छोटा एक बहुपद मिले और हमसे पूछा जाए कि क्या यह छोटा बहुपद इस बड़े बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं है, तो देखिए हम कैसे बताएंगे। एक अपन उदाहरण से समझते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लो, उदाहरण के लिए ले रहा है, जैसे मान लो हमने एक 20 एक संख्या ली। हमने इस 20 संख्या ली, हमने इसके क्या निकाले? गुणनखंड निकाले। जैसे 2 पंजे 10, जैसे हम निकाले 2 धाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है। तो देखिए, जब हमने इसके गुणनखंड निकाले, इस 20 के गुणनखंड में क्या आया? 5 आया। मतलब ये 5 इस 20 का गुणनखंड है। ठीक है। तो यदि ये 5 इस 20 का गुणनखंड है, इसका मतलब यदि हम 20 में 5 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचना चाहिए? 20, 5 चौके 20। तो शेषफल क्या बचा? 0 बचा। समझ पाए हो? मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यदि कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड है तो उस गुणनखंड वाली संख्या से इस संख्या में भाग लगाने पर शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। यदि आप ये बात समझ पाए होगे तो आप ऐसे गुणनखंड के बारे में भी समझ पाए होगे। उदाहरण के लिए, यदि हमसे बोला जाता है, उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा x धन x² धन 7x धन 10। ठीक है। हमने उदाहरण के लिए ये लिखा और हमसे बोला गया है कि क्या बताइए x ऋण 5, x या x धन 5 लिखना। हमसे ये पूछा गया कि बताइए क्या x धन 5 इस बहुपद का गुणनखंड है। मतलब x धन 5 क्या है? इस बहुपद का क्या गुणनखंड है। तो देखिए, ये हम कैसे बताएंगे कि x धन 5 इस बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो हमने क्या देखा कि यदि ये x धन 5 इस बहुपद का गुणनखंड होगा तो इस का भाग इसमें लगाने पर शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। यदि हम इस बहुपद का भाग इस बहुपद में लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। यदि शेषफल 0 बच जाता है तो हम कह देंगे कि ये बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो हमारे पास इसको ज्ञात करने के लिए 2 प्रकार की मेथड है। कैसे? या तो हम ऐसे कर लें कि डायरेक्ट इसका x धन 5 का इसमें x² धन 7x धन 10 इसमें हम ऐसे भाग लगाएं, है ना? या फिर हम क्या करें कि जे इसका गुणनखंड है, तो यदि हम इसको बराबर में 0 रख दें तो x जे इस और 5 किसका है? धन का। उस ओर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ऋण का। तो x का मान कितना मिला हमें? ऋण 5। यदि हम x का ये ऋण 5 मान उठाकर इसमें रख दें और यदि इसको हल करने पर 0 मिलता है तो हम बोल देंगे कि ये इसका गुणनखंड है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे इसका मान हम इसमें रख दें तो x की जगह क्या रखना है? ऋण 5 का वर्ग, है ना, धन 7 गुणा x की जगह ऋण 5 धन 10। इसको हल करेंगे तो 5 का वर्ग 25 और धन ऋण का वर्ग धन, और 7 पंजे 35, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, और जी क्या है? धन 10। तो धन का 25 धन का 10 कितना हो जाएगा? 35 और ऋण 35। तो 35 में से 35 का क्या बचा? 0। मतलब हमें x का मान ऋण 5 रखने पर क्या मिला है? 0। इसका मतलब जी 5 इस ओर है तो ऋण का है, इस ओर आएगा तो धन का। मतलब x धन 5 इस बहुपद का शून्यक है।
समझ पाओगे। आशा करते हैं जो हम समझाना चाह रहे हैं अब वो आप लोग समझ पाओगे। हमने एक बार और हम रिपीट करते हैं। देखो हमने ये समझाया है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या की गुणनखंड होती है तो इस संख्या से इसमें भाग लगाने पर शेषफल क्या बचेगा, शून्य बचेगा। ऐसे ही सेम इसमें यदि कोई छोटा बहुपद, ये छोटा बहुपद, यदि ये छोटा वाला बहुपद इस बड़े वाले बहुपद का गुणनखंड है तो इसका मतलब है कि इससे इसमें भाग लगाने पर शेषफल क्या बचेगा, शून्य बचेगा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सूत्र धन का 5 है, बराबर के सूत्र जाएगा तो ऋण का, मतलब x का मान ऋण 5 इसमें रखने पर इसको हल करने पर शून्य मिलता है। यदि शून्य मिलता है तो ये इस बहुपद का गुणनखंड है। समझ पाओगे। ऐसे ही हमसे दूसरे प्रकार से सवाल पूछ सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हमसे इसी को ऐसे घुमा के सवाल पूछ सकता है जी कि हमें क्या बोलेगा कि हमसे बोलेगा कि दिखाइए कि बहुपद x² + 7x + 10 मतलब x² धन 7x धन 10 का एक शून्यक है। क्या है इसका शून्यक है, ऋण 5। इस बहुपद का ऋण 5 एक शून्यक है। हमसे पूछेगा कि बताइए कि जे इस बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं है। समझ पा रहे हैं। हमसे क्या बोलेगा, एक बार हम और प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं कि हमसे बोलेगा कि दर्शाइए या ज्ञात कीजिए या सिद्ध कीजिए कि ऋण 5 इस बहुपद का शून्यक है। यदि शून्यक है, या मूल भी बोल सकता है वो कि मूल है। यदि ये मूल या शून्यक होगा इस बहुपद का, इसका मतलब जी किसका मान होगा, इसमें जो चर होगा जी, शून्यक क्या होते हैं, जो बहुपद में चर हो उसका ही मान होते हैं। इसका मतलब जी 5 इस x का मान है, इसका मतलब इस 5 को x की जगह इस ऋण 5 को रखने पर ये शून्य हो जाएगा। यदि ये शून्य होता है तो ये इसका शून्यक है या मूल है। समझ पाए हो। इस प्रकार से हमें इन सवालों को हल करना होगा, है ना। तो आइए, हम आशा करते हैं आप लोग इंट्रोडक्शन समझ पाए होंगे। आइए हम सवाल को देखते हैं, सवाल से ही हम इन प्रश्नावली को हल करते हैं। तो सवाल है प्रश्नावली 2.3 का पहला सवाल। सवाल है पहला हमारा कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x धन 1 है। मतलब हमें ये बताना है कि इन 4 बहुपदों में से किस किस बहुपद का गुणनखंड x धन 1 होगा। तो जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको अभी बताया है कि यदि x धन 1 इनमें से जिसका भी गुणनखंड होगा तो क्या होगा कि x धन 1 इसके बराबर हम 0 रखते हैं तो धन का 1 है, इस हो जाएगा। तो यदि हम पक्षांतर करेंगे तो x का मान कितना मिला हमें, ऋण 1 मिला। इसका मतलब है यदि हम यदि जे x धन 1 जिसका भी शून्यक होगा उसमें x का मान ऋण 1 रखने पर जी उस बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा, 0 कर देगा, या उत्तर हल करने पर 0 मिल जाएगा। यदि किस में मिलेगा, जिसका जे गुणनखंड x धन 1 जिस बहुपद का गुणनखंड होगा उसमें हमें क्या मिलेगा कि x का मान 1 का हमने पक्षांतर किया, क्या आया ऋण 1। x का मान ऋण 1 रखने पर जो शून्य हो जाएगा वो उसका मतलब उसका जे शून्यक होगा। तो आई रखते हैं x ऋण 1 इसमें रखते हैं तो ऋण 1 का घन धन x की जगह ऋण 1 का वर्ग धन x की जगह ऋण 1 धन और जी 1 लिखा है तो 1 का घन 1 ही हो जाएगा। 1 का घन 1 और ऋण का घन ऋण होगा, क्योंकि ऋण गुणा ऋण 3 की घात है तो 3 बार ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन बन जाएगा, और फिर धन का गुणा फिर ऋण में होगा तो फिर ऋण बन जाएगा। तो ऋण और जी क्या है धन, 1 का वर्ग 1 और इस ऋण का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा धन, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है 2 की घात मतलब 2 का गुणा, मतलब उसमें उसी में गुणा कर दो। तो ऋण का वर्ग मतलब ऋण गुणा ऋण, तो ऋण गुणा ऋण मतलब क्या बना देगा, धन बना देगा, है ना। धन जी धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण और जी धन 1 है। तो देखिए ऋण का 1 धन के 1 से कट गया, ऋण का 1 धन के 1 से कट गया, मतलब उत्तर क्या आ गया 0। इसका मतलब है x धन 1 इस पहले वाले बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ पर आप लिख सकते हो इस पहले वाले बहुपद का गुणनखंड है। दूसरा इसमें रख दो, x का मान क्या रखना है, ऋण 1 रख दो। तो ऋण 1 के ऊपर कितने की घात, 4 की घात धन, यहाँ पर x होगा, x होगा, x का मान x है मतलब ऋण 1 के ऊपर 3 की घात धन x मतलब ऋण 1 के ऊपर 2 की घात धन x मतलब ऋण 1 और जी धन 1। ठीक है। तो 1 का वर्ग 1 के ऊपर 4 की घात क्या देगा,
1, 1 के ऊपर 4 की घात का मतलब क्या होता है, ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1 गुणा ऋण 1, 4 भी है ना। तो 1 का 1 में 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1। अब ऋण का करेंगे तो ऋण का और ऋण का गुणा होगा तो धन बन जाएगा, धन और ऋण का गुणा होगा तो फिर ऋण बन जाएगा, और ऋण का गुणा होगा तो फिर क्या बन जाएगा, धन। मतलब फाइनली हमें क्या मिलेगा, धन का 1 मिलेगा, और धन अपन लगाएंगे। ठीक है, चल यहाँ पर 1 का घन 1 और ऋण का घन क्या होगा, ऋण होगा, और धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण बन जाएगा। यहाँ से 1 का वर्ग 1 और ऋण का वर्ग क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और ये धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 1, और जी क्या है, धन 1। तो जी धन का 1, जी ऋण का 1 कट गया, जी धन का 1, जी ऋण का 1 कट गया, उत्तर क्या बचा, 1 बचा। 1 बचा मतलब शून्य नहीं आया, शून्य नहीं आया मतलब x धन 1 इस बहुपद का गुणनखंड, x धन 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको समझ में आया। ठीक है, अब इसमें रखते हैं, है ना, इसमें क्या करना है, x की जगह क्या रखना है, ऋण 1, तो रख दो x की जगह क्या रखते हैं, ऋण 1, इसके ऊपर 4 की घात है, लो धन, ये क्या है 3, x की जगह ऋण 1 के ऊपर 3 की घात, धन 3, x की जगह ऋण 1 के ऊपर 2 की घात, धन x की जगह ऋण 1 और ये धन का 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 के ऊपर 4 की घात तो 1 ही आएगा। और जब भी याद रखना, आप एक बात बताते हैं आपको कि जब भी ऋण पर या ऋणात्मक संख्या पर समघात हो तो वह धन बना देगा, और यदि विषम घात हो तो वह ऋण का ऋण ही रह जाएगा। एक बार और बोलते हैं, फिर से सुनिएगा, यदि कोई भी ऋणात्मक संख्या हो या ऋण ही हो, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो या ऋण ही हो, यदि उस पर घात कैसी है, सम संख्या की है, तो वो उत्तर जो भी आएगा उसका वो धन में आएगा, और यदि विषम संख्या की घात है तो उत्तर किस में आएगा, ऋण में आएगा। तो देखो जिस सम की घात है तो उत्तर किस में आएगा, 1 का गुणा करना है 4 बार, 1 गुणा 1 तो 1 ही आएगा, और सम की घात है तो धन का 1, धन 3 जो कहते हो, 1 के ऊपर कितने की घात है, 3 की, तो 1 के ऊपर 3 की घात का मतलब तो 1 ही होगा, लेकिन विषम घात है तो ऋण का 1 आएगा, है ना, ऋण का 1, धन जी 3 गुणा 1 के ऊपर कितने की घात है, 2 की घात है, सम घात मतलब धन का 1 बना देगा, है ना, धन जी धन और ऋण का गुणा होगा तो ये ऋण का 1, और जी क्या है, धन का 1। एक बार और सॉल्व कर लेते, 1 धन 3 एकम 3, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, जे धन 3 एकम 3, और जी क्या है, ऋण का 1, और जी क्या है, धन का 1। तो देखिए जी ऋण के 1 से धन का 1 कट जाएगा, ऋण के 3 से धन का 3 कट जाएगा, उत्तर क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 बचा। 1 बचा मतलब शून्य नहीं बचा, यदि शून्य बचता तो जे इस बहुपद का गुणनखंड होता, लेकिन शून्य नहीं बचा है तो इस बहुपद का जी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं लास्ट सवाल। सवाल क्या है, इसमें x क्या रखना है, ऋण 1, x बराबर ऋण 1 रखने पर तो ऋण 1 का घन ऋण 1 का वर्ग ऋण 2 धन करणी 2, बाहर क्या है x मतलब ऋण 1 और धन करणी 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 1 का घन 1 ही आएगा, लेकिन घात कैसी, विषम, तो ऋण 1, धन ऋण 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, लेकिन ऋण का वर्ग है तो धन का 1 बना देगा, धन का यहाँ पर क्या बचेगा, धन का 1 बनेगा, लेकिन ये ऋण और फिर अंदर जहाँ यहाँ धन बनेगा, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण का 1 बन जाएगा। ठीक है, ऋण इस 1 का गुणा होगा जी, अभी ऋण बाहर ही लगे, इस ऋण 1 का गुणा होगा तो 2 में होगा तो ऋण का 2, और इसमें होगा तो धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण करणी 2, और जी क्या है, धन करणी 2। एक बार और कर लो, ऋण 1 कितने हो जाएंगे, ऋण 2। ठीक है, और जो ऋण अब अंदर जाएगा जब इस कोष्टक को तोड़कर तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन 2, और ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन करणी 2, और जी क्या है, करणी 2। तो देखिए इस 2 से तो जी 2 कट जाएगा, लेकिन जी करणी 2 धन करणी 2 तो कितने हो जाएंगे, 2 करणी 2, क्योंकि 0 नहीं बचा ये, अतः x धन 1 इस बहुपद का शून्यक नहीं,
समझ पाए? इसका मतलब ये किसका सिर्फ शून्यक था? सिर्फ प्रश्न क्रमांक 1 का शून्यक था और किसी का भी शून्यक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि गुणनखंड प्रमेय दिख रहा होगा आपको कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब हमें ये बताना है कि गुणनखंड प्रमेय से बताना है कि जो gx नीचे लिखा है छोटा सा बहुपद, इस बड़े वाले बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। मतलब जो gx इस px का गुणनखंड है अथवा नहीं है। ठीक है, तो जितने जो नीचे लिखे हैं gx हम बता रहे हैं कि जो gx इस px का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो देखिए क्या करना है, हम जानते हैं किसके द्वारा करना है हमें कि गुणनखंड प्रमेय से। किसके द्वारा करना है हमें? गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है? gx बराबर क्या है? यदि x + 1 तो gx क्या होना चाहिए? 0। यदि x + 1 बराबर क्या हो जाए? 0, तो x जो इस ओर धन का 1 है उस हो जाएगा तो किसका 1 हो जाएगा? ऋण का 1। मतलब सीधा सा आपको क्या करना है कि जो आपको gx में दिया है उसमें हम क्या करेंगे? इस संख्या का पक्षांतर कर देंगे। मतलब हम x का मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या था? x धन 1, तो 1 का हमने पक्षांतर किया, क्या मिला हमें? ऋण 1। तो x का मान क्या है? ऋण 1। यदि हम x का मान इस समीकरण में, इस बहुपद में, इस px के मान में ऋण 1 रखेंगे और यदि ये 0 हो जाता है तो हम बोल देंगे कि जो gx इस px का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो आइए क्या करते हैं, x का मान ऋण 1 कहाँ पर रखते हैं? इस px में। तो लिखेंगे x का मान ऋण 1 रखने पर, है ना, रखने पर रख देंगे। तो px की जगह पर क्या? ऋण 1 बराबर 2। यहाँ पर क्या है? x का मान क्या है? ऋण 1, इसके ऊपर 3 की घात धन x का मान क्या है? ऋण 1, तो ऋण 1 का वर्ग ऋण 2। x का मान क्या? ऋण 1 और जी क्या है? ऋण 1। इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। 1 का घन 1 ही होगा लेकिन ऋण का घन ऋण 1 होगा, है ना। तो ऋण 1 धन 1 का वर्ग 1 और ऋण का वर्ग धन बन जाएगा ना। तो 1 और जी ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन, 2 एकम 2 और जी क्या है? ऋण 1। इसको एक बार और हल कर लें तो 2 एकम 2 और जी क्या है? ऋण धन 1 ऋण 2 धन 1। तो आइए देखते हैं क्या है कि इस 2 से जी 2 काट सकते हैं और 1 और 1 क्या हो गया? 2 हो गया। ये ऐसा कर लो कि धन धन वाले जुड़ जाएंगे। 2 1 3 और 1 4, 4 में से ये 2 गया तो क्या तो बचेगा हमारे पास 2। तो सीधी सी बात क्या बचा है? 2 बचा है, मतलब शून्य नहीं बचा। px का मान p ऋण 1 रखने पर क्या मिला है? 2 मिला है, तो मतलब शून्य नहीं मिला। इसका मतलब gx का जो मान है x धन 1 इस px मतलब इस बहुपद 2x के ऊपर 3 की घात धन x का वर्ग ऋण 2x ऋण 1 का जे शून्यक या गुणनखंड नहीं है। ठीक है, चलिए करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल gx बराबर क्या दिया गया? x धन 2। जी धन का 2 है उस हो जाएगा तो किसका मान हो जाएगा? ऋण का। तो x का मान ऋण 2 इस बहुपद में रखने पर x का मान बहुपद में रखने पर रख दें इसमें। तो p x की जगह क्या रखना है? ऋण 2 बराबर इस x की जगह क्या रखना है? ऋण 2। 3 की घात है तो 3 की घात धन 3 x की जगह ऋण 2 2 की घात धन 3 x की जगह ऋण 2 धन 1। इसको हल करेंगे तो 2 का घन क्या हो जाएगा? 8। 2 का घन 8। 2 का घन मतलब 2 के ऊपर 3 की घात मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। और हमने अभी बताया कि जब ऋण के ऊपर विषम घात हो तो वो उत्तर में भी जो कहते हैं ऋण का ऋण ही देगा। यहाँ पर धन 3 गुणा 2 का वर्ग 4 और ऋण का वर्ग करेंगे तो समघात है तो वो धन बना लेगा। और जी धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, 3 का गुणा 2 होगा तो 3 दूनी 6 धन 1। एक बार और सॉल्व कर लेंगे तो ऋण का 8 धन 4 तिया 12 ऋण का 6 धन का 1। ऋण ऋण वाले अलग जुड़ जाएंगे, धन धन वाले
अलग जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ऋण का 8 और ऋण का 6 क्या हो जाएगा, ऋण का 14 और धन का 12 और 1 क्या हो जाएगा, धन का 13। तो 14 में से 13 गया, क्या बचेगा, ऋण का 1 बचेगा। तो P ऋण 2 रखने पर क्या आया है, ऋण 1 आया है, मतलब शून्य नहीं आया है। इसका मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि x जी एक्स का जो जी एक्स दिया है इस पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, या x धन 2 x के ऊपर 3 की घात धन 3x के ऊपर 2 की घात धन 3x धन 1 का गुणनखंड नहीं है। आइए अगला देखते हैं, आखिरी क्या है इसमें, x ऋण 3, ये 3 इस ओर है बराबर के, इस हमें जी एक्स बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पर 0 रखेंगे या इस ओर, तो x ऋण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो जो ऋण का 3 है उस ओर जाएगा तो धन का 3, मतलब x का मान हमें क्या मिला, 3 मिला। x का मान हम यहाँ पर इस px में रखेंगे, यदि शून्य हो जाता है तो गुणनखंड है अथवा नहीं रख देंगे। तो px की क्या 3, तो x की 3 के ऊपर 3 की घात ऋण 4x की जगह 3 के ऊपर 2 की घात धन x की जगह 3 धन 6। तो ये क्या हो, 3 का घन कितना होता है, 27। घन का मतलब होता है 3 को 3 बार लिखना, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 3 का 9, 9 तिया 27 ऋण 4 3 का वर्ग 9 धन 3 धन 6। तो क्या हो जाएंगे, 27 ऋण 9 चौके 36 धन 3 धन 6। तो आइए करते हैं, 27 और धन वाले जुड़ जाएंगे, 27 और 3 30, 30 और 6 36, 36 ऋण 36, 36 में से 36 गया, क्या बचा, 0। मतलब P ऋण 3 पर हमें क्या मिल रहा है, 0। मतलब P x का मान 3 रखने पर ये 0 हो रहा है। इसका मतलब x ऋण 3 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो पहला सवाल और दूसरा सवाल में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, लेकिन तीसरे सवाल में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, क्योंकि इसका शेषफल या हम ये बोल दें कि x का मान 3 रखने पर ये 0 होगा। 3 कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है, जी एक्स निकालेंगे। आया समझ में, ठीक है।